नमस्ते एवरीवन। आज के वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। ये डिस्कशन मैं पार्ट्स में करने वाली हूँ बिकॉज दिस एरिया इज़ ह्यूज एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप सबको पता होगा और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। शेड्यूल 3 जो कंपनीज एक्ट के साथ नोटिफाई हुआ था उसमें अमेंडमेंट्स आए हैं। अमेंडमेंट्स एज इन देयर आर एडिशनल डिस्क्लोजर्स फॉर ट्रांसपेरेंसी। जो एमसीए ने बोला है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आप पहले जो डिस्क्लोजर दे तो रहे थे वो दो, बट उसके साथ साथ आपको बहुत सारे एडिशनल डिस्क्लोजर्स देना है ताकि जो यूज़र्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उनको पूरी पूरी ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है, आसान भाषा में आपको सब चीज़ जितना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल हुआ उन्होंने हर चीज़ को उन्होंने आपके एनुअल रिपोर्ट में मांग लिया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करती हूँ। जैसे हम पहले ट्रेड पेबल्स, रिसीवेबल्स, ये सब डिस्क्लोजर्स तो देते ही थे, बट अब आपको उसकी एजिंग भी अपने एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने उसके अलग अलग स्लैब्स दिए हैं। CWIP की एजिंग, ट्रेड पेबल्स की एजिंग, ट्रेड रिसीवेबल्स की एजिंग, सब चीज़ और एट्सेट्रा जो हम सारे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, वो सब चीज़ें आपको अपने एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देनी है। ये चेंजेस कब से आ रहे हैं? ये चेंजेस देखो नोटिफाई हुए थे 24 मार्च 21 को। मैंने ये MCA का ही साइट से डाउनलोड किया है। ये है आपकी नोटिफिकेशन इन बेयर लैंग्वेज। इसी तरीके से नोटिफिकेशन आई थी 24 मार्च को। ये नोटिफिकेशन आई, एप्लीकेबल है विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 21। मतलब 21-22 का आप जो भी फाइनेंशियल्स बनाओगे एंड ऑनवर्ड्स आपको ये सारे के सारे चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, अब आते हैं कि ये चेंजेस किस फॉर्मेट में दिया गया है। ठीक है, फॉर क्लैरिटी पर्पस मैं आपको बता दूं 3 डिविजन्स है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन की 3 डिविजन्स है, डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। इन वेरी इजी लैंग्वेज मैं आपको समझाती हूँ डिवीजन 1 क्या होता है, डिवीजन 2 किसके लिए है और डिवीजन 3 किसके लिए है। सबसे पहले देखो, अगर आप ये नोटिफिकेशन देखते हो तो इसमें जो कि मैं आपको बता रही थी, ट्रेड पेबल्स की एजिंग है, ट्रेड रिसीवेबल्स की भी एजिंग है। देखो उन्होंने कैसे मांगा है, इन द सेड शेड्यूल इन डिवीजन 1। डिवीजन 1 क्या होती है फ्रेंड्स? डिवीजन 1 इज चेंजेस विच आर एप्लीकेबल टू नॉन इंड एस कंप्लाइंट। मतलब अगर आपकी कंपनी AS कंप्लाइंट है, अगर आप जिनके एंटिटी जिनके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो दे आर AS कंप्लाइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाइंट, तो उनको फॉलो करना है डिवीजन 1। करेक्ट, डिवीजन 1 में उन्होंने ये सब चेंजेस दिए हैं। मोटा मोटी चेंजेस कॉमन है, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रमोटर्स का उन्होंने दिया है, कंपनी डिस्क्लोज करेगी प्रमोटर। जैसे पहले हम खाली एक कट ऑफ का डिस्क्लोजर देते थे, अभी हमें सारा डिस्क्लोजर देना है। ट्रेड पेबल एजिंग, दिस इज जस्ट अ रन थ्रू दैट आई एम गिविंग। डिटेल में, बहुत डिटेल में डिस्कशन भी होगी। ट्रेड रिसीवेबल्स एजिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ डिवीजन 2 का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही जहाँ से हमने देखा ना डिवीजन 1 स्टार्ट हो रहा था, वैसे ही डिवीजन 2 भी स्टार्ट होगा। ठीक है, डिवीजन 2 क्या होता है? डिवीजन 2 होता है जो एप्लीकेबल होता है फॉर इंड एस कंप्लाइंट कंपनीज। ठीक है, डिवीजन 2 वो होता है जो एप्लीकेबल होता है फॉर इंड एस कंप्लाइंट कंपनीज, और डिवीजन 3 वो होता है जो एप्लीकेबल होता है फॉर NBFC कंपनीज। अभी पर्टिकुलरली मैं इंड एस कंप्लाइंट कंपनीज के बारे में ही बात करने वाली हूँ। एक छोटा सा सेक्शन जो अनरिकॉर्डेड इनकम का एडिशनल डिस्क्लोजर उन्होंने मांगा है, आज इस वीडियो में मैं वो डिस्क्लोज करने वाली हूँ। मतलब कि वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले एक ब्रीफ देख लेते हैं। ये मैंने खोला है गाइडेंस नोट जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किया है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। आपको बहुत सारे क्वेरीज का आंसर इसमें दे दिया गया है। शेड्यूल जो नोटिफिकेशन थी उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं थी, बहुत कन्फ्यूजन्स थे, बट काफ़ी हद तक इन्होंने अपने गाइडेंस नोट में हमें क्लैरिटी दी है। तो देखो उन्होंने यही बोला है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट वॉज नोटिफाइड विद द एक्ट इटसेल्फ। 29 अगस्त को ही ये शेड्यूल 3 भी नोटिफाई हो गया था। शेड्यूल 3 में बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेट होता है कि किस तरीके से कंपनीज अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल्स बेसिकली बनाएगी। फाइनेंशियल्स में आपका आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी,
वो कैसे कैसे बनेगा। फिर उन्होंने बोला है, वही चीज़ उन्होंने बताई है, देखो द ओरिजिनल शेड्यूल 3 वॉज रीनेम्ड एज डिवीजन 1, जो कि एप्लीकेबल होता है फॉर्मेट फॉर नॉन इंडियस कंपनीज दैट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द कंपनीज रूल्स, ठीक है। फिर डिवीजन 2 ने उन्होंने यही बोला है जो मैंने आपको बताया कि इंडियस कंप्लाइंट कंपनीज क्या करेगी। फिर उन्होंने बोला है ये रिक्वायरमेंट्स जो भी है ना, जो मैंने इन डेज के लिए बोला, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू सर्टेन सेट ऑफ कंपनीज, जिनके लिए एक अलग रेगुलेशन होता है कि उनको कैसे कैसे डिस्क्लोजर्स देने हैं। वो कंपनीज में कौन कौन आता है, देखो उन्होंने बोला कि ये रिक्वायरमेंट डू नॉट अप्लाई टू कंपनीज एज रेफर टू इन सेक्शन 129(1) ऑफ द एक्ट, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई, बैंकिंग कंपनी हो गई, और एनी कंपनी इंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और टू एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी जिसमें बैलेंस शीट और पीएल देने का उन्होंने गाइडेंस दिया है, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी दिया है, इट मे हाउएवर बी क्लैरिफाइड दैट फॉर कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, neither the Electricity Act nor the rules framed thereunder prescribe any format for presentation of financial statement by an electricity company. सेक्शन 14D बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में उन्होंने कोई फॉर्मेट नहीं दिया है, तो वो ये इन डेज का फॉर्मेट्स फॉलो कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ लेकिन अगर डिफरेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और इन डेज एक्ट, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को ही फॉलो करना है। ये पैराग्राफ में उन्होंने ये चीज़ बहुत क्लियर कर दी है, ठीक है। आप शांति से पढ़ भी सकते हो, एक बार आप देख भी लो, मैं 2 मिनट पॉज करती हूँ, ये आराम से पढ़ लो। It may however be clarified that for the companies engaged in the generation and supply of electricity, neither the Electricity Act nor the rules framed prescribe any specific format for presentation of financial statement. तो इस केस में keeping this in view, Ind AS Schedule 3 may be followed by such companies till the time any other format is prescribed under the relevant statute. और यहाँ पे उन्होंने ये भी दे दिया है कि electricity to the extent it is not inconsistent with the provision of Electricity Act, ठीक है। तो ये मुझे क्लैरिफिकेशन देनी थी। अब मैं आ जाऊंगी जिस टॉपिक पे मैं आज डिटेल में बात करने वाली हूँ, ठीक है। चलिए, मैं आज इस टॉपिक पे बात करूँगी डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू अनडिस्क्लोज्ड इनकम, ठीक है। एक ये इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, इसमें बेसिकली देखो, मैं आपको जिस्ट पहले बताती हूँ, फिर हम लोग रीडिंग में जाएंगे, ठीक है। जिस्ट होने से ना रीडिंग में याद हो जाता है एक्चुअली। तो उन्होंने क्या बोला, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने एक इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया है, बट आपके ऊपर कुछ सर्च हुआ या कोई इनकम टैक्स एक्ट की असेसमेंट हुई, सर्चिंग हुई, उसमें आपने मान लिया कि मेरे पास कुछ इनकम है जो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, उसका डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आपने, और इसमें क्या हुआ है, अगर आपको कोर्शन से, मतलब देव यूज द लैंग्वेज ऑफ कोर्सिव बिहेवियर से आपको, मतलब आपको कबूला गया है, मतलब आपने आपको फोर्स किया गया है कि आप मानो कि तुम्हारे पास ये इनकम थी। गन पॉइंट पे अगर आपको किसी ने फोर्स किया है, वो नहीं माना जाएगा। आपने अगर वॉलेंटरीली कंपनी बोलती है कि भाई मेरे पास ये इनकम था, मैंने इनकम टैक्स रिटर्न में मैं डिस्क्लोज करूँगी, या इनकम टैक्स रिटर्न में मैं दिखाऊँगी, या कोई डिडक्शन या अलाउंस थी जो आपको डिसअलाउ हुई है, वो चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और वो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब आपने आपका इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो नोट में आ गया है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने उसको कैप्चर नहीं किया, प्लीज़ गिव अ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। यू हैव टू डिस्क्लोज सच ट्रांजैक्शंस और एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ दिस सॉर्ट, ठीक है। जिसमें यही है। अब लेट्स डाइव इनटू द सेक्शन। लेट्स सी, दिस क्लॉज ब्रिंग्स अ न्यू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. It requires that the company shall give details of any transaction that are not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under the Income Tax Act. Such as search हुआ या सर्वे हुई या कोई भी relevant provision में आप उन्होंने पकड़ लिया है और आपने मान भी लिया है। उन्होंने पकड़ा ठीक है, बट आपका मानना ज़रूरी है। ये सेक्शन में क्रक्स यही है, अगर आप वॉलेंटरीली मानते हो तभी उसको माना जाएगा कि इस रेलेवेंट प्रोविजन में वो कवर होता है।
आगे चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ ये कवर्ड है. The company shall also state whether the previously unrecorded income and related assets have been properly recorded in the books of account. मतलब अगर ऐसा कुछ पहले भी था तो अब आपने कैप्चर कर लिया ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसका भी डिस्क्लोजर दीजिए. अभी कुछ है जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसका डिस्क्लोजर दो. पहले कुछ था जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी प्रॉपरली कैप्चर कर लिया, उसका भी आप डिस्क्लोजर दे दो भाई यूजर्स को, ताकि उनको पता रहे. इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ रेलिवेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम. तो इन्होंने क्या बोला, अनडिस्क्लोज इनकम में आपके मनी, बलियन, बलियन क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर के जो बिस्किट्स आते हैं ना उसको बलियन कहते हैं, ज्वेलरी और कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल, ठीक है, उसको उन्होंने मान लिया कि आपका इनकम है, आप बताओ. नेक्स्ट उन्होंने ये भी बोला कोई एक्सपेंस है या डिडक्शन है या अलाउंस क्लेम अंडर दिस एक्ट जो फॉल्स थी, ठीक है, अगर वो भी आपको डिसअलाउ हुई या फॉल्सली आपने क्लेम किया है तो वो भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम ही है. नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, द इम्फोसिस अंडर दिस क्लॉज इज लिमिटेड टू एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन जो अनरिकॉर्डेड है, जो इनकम टैक्स असेसमेंट में पकड़ाई गई है. उन्होंने ये भी बोला द एम्फेसिस ऑन द वर्ड्स सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड इम्प्लाइज दैट द कंपनी मस्ट हैव वॉलंटरीली एडमिटेड. ठीक है भाई, किसी ने आपको फोर्स करके बोला, आपने एक बार मान लिया, बाद में आपने बोला नहीं नहीं मैंने तो फोर्स करके मान लिया था, उसको हम नहीं मान सकते कि आपने डिस्क्लोज किया अनरिकॉर्डेड इनकम. जो आपने वॉलंटरीली बोला कि ये मेरे से मिस हो गया था, या मैंने रिटर्न, आपने रिटर्न में भी दिखा दिया और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैप्चर नहीं किया, वही चीज़ जो आपने अपने मन से मानी है, वॉलंटरीली बिना कोई प्रेशर के मानी है, उसी को उन्होंने बोला हम मानेंगे. अब सपोज ऐसा कोई केस होता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बोला दिस इज़ योर अनरिकॉर्डेड इनकम, प्लीज़ डिस्क्लोज दैट. ठीक है, आप डिस्प्यूट में हो, आपने उनको बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट आपने कोई अपील नहीं फाइल करी, तो ये चीज़ें भी वो ऐसा प्रिज्यूम नहीं कर लेंगे कि ये अनडिस्क्लोज इनकम है. इफ़ यू आर इन डिस्प्यूट, इफ़ यू आर नॉट वॉलंटरीली एडमिटिंग, तब तक वो अनडिस्क्लोज इनकम नहीं मान सकते. आपको वॉलंटरीली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सेक्शन. ठीक है, फिर आते हैं, उन्होंने एक फॉर्मेट दी है. इस फॉर्मेट पे अगर आपके पास कुछ अनरिकॉर्डेड इनकम है तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करनी है, जिसको उन्होंने बहुत क्लियरली दे दिया है. ठीक है, तो इस सेक्शन में बेसिकली इतना सा ही बात था. नेक्स्ट आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. आई होप आपको क्लियर हुआ हो अनडिस्क्लोज्ड इनकम का. इसका रेलेवेंट क्लॉज यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ. अनडिस्क्लोज्ड इनकम पेज 10 पे आपको मिलेगा. ये रहा, देखो, द कंपनी शैल गिव डिटेल्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट हैज़ बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर इन टैक्स असेसमेंट्स अनलेस देयर इज़ इम्यूनिटी फ्रॉम सच डिस्क्लोजर अंडर एनी स्कीम. तो उन्होंने बहुत, देखो यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने दे दिया है कि अनडिस्क्लोज इनकम पे आपको ये करना है, कि कोई इनकम आपने सरेंडर की और टैक्स असेसमेंट्स में सच सर्वे वगैरह में आपने मान ली है तो आपको यहाँ पे डिस्क्लोजर देना है. बट यहाँ पे देखो उन्होंने कितना क्लियरली एक्सप्लेनेशन दी है. अगेन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, गाइडेंस नोट्स जो होते हैं ना, दे आर फॉर रेफरेंस, मतलब ये रिकमेंडेटरी नेचर होते हैं. इट्स नॉट कि कंपनीज को पॉइंट पिन टू पिन इसको फॉलो करना पड़ता है. अगर कोई बेटर प्रोसीजर आता है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो. इट्स नॉट, दे आर ऑल रिकमेंडेशंस. ठीक है, इंस्टीट्यूट ये बताती भी अपने प्रीफेस फॉरवर्ड टू द एडिशन में. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अब नेक्स्ट वीडियो में स्मॉल वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि आपको समझ जाए कॉन्सेप्ट क्या है. एंड मुझे ज़रूर बताना नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए. ये एक सीरीज़ की तरह चलेगा. फर्स्ट टॉपिक हमने ये कवर किया है, नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और करेंगे. आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको क्या देखने का मन है या क्या समझने का मन है, मैं उसी पे प्रिपरेशन करूँगी. थैंक यू. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.